कर दो भर दो। ऑटो कट पे ही है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। कितना आ रहा? बस इतना ही आया। ठीक है चलो निकाल दो, बंद कर दो। कितना आया? ये आया है 348, 3 लीटर आया मतलब। हाँ चलो बढ़िया। 91 कि 90 चल रहा है? कौन सा वाला बढ़ दिया? सादा। कल तो 90 था, कल परसों में फिर बढ़ गया। अरे यार चलो भाई। अरे वाह, एक सेकेंड। चलो आप लोग सोच रहे होंगे कि दोबारा से पेट्रोल क्यों भराया मैंने, तो वो आप लोग देखते रहिएगा कि क्यों भराया है। बेसिकली इसका अभी माइलेज टेस्ट करना है एंड उसी के साथ साथ कई सारे टेस्ट भी करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मारुति सुजुकी इग्निस का 10,000 किलोमीटर वाला रिव्यू, जैसे कि देख सकते हैं आप। चलो भाई, क्यू द म्यूज़िक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से इग्निस के 10,000 किलोमीटर ओनरशिप रिव्यू के बारे में। हालांकि मैंने इससे पहले एक 5,000 किलोमीटर वाला ओनरशिप रिव्यू भी कर रखा है और एक 1,000 किलोमीटर वाला भी कर रखा है, लेकिन वही है कि वो वीडियो करने के बाद अब ये वीडियो क्यों मैं बना रहा हूँ उसका क्या सेंस है। लेकिन वो मैं इसलिए बना रहा हूँ ये वाला वीडियो क्योंकि वो दोनों वीडियो बनाने के बाद और इग्निस को इतना ज़्यादा चलाने के बाद अब इसमें और कई सारी चीज़ें पता लगी हैं, क्योंकि एक तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने वीडियो में आपको दिखाई दिया था कि माइलेज टेस्ट करूंगा मैं इस गाड़ी का एकदम लाइव ही। अभी मैंने ये किया है कि मैंने पूरा जो पेट्रोल था ऊपर तक ऑटो कट तक वो मैंने भरवा दिया है एंड थ्रू आउट द टेस्ट जहाँ पे भी इस गाड़ी को चलाना होगा, इसको हम लोग चलाते हुए लेके जाएंगे एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं दोबारा से रिफ़िल कराऊंगा जस्ट टू चेक कि नॉर्मल एक तरीके से चलाने में किस तरीके का माइलेज दे देती है। और इस वाले टेस्ट में हम लोग गाड़ी को एकदम हाई स्पीड पे भी चलाते हुए लेके जाएंगे, थोड़ा भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी चलाने की पूरी कोशिश करेंगे और ऑफ रोड भी हल्का सा थोड़ा लेके जाने की कोशिश करेंगे जस्ट टू सी कि मतलब सारे एरियाज़ में कैसी परफॉर्मेंस आती है माइलेज वाइज। एंड उसी के साथ साथ गाड़ी का इंटीरियर मुझे कैसा लगा ओवर द कोर्स ऑफ 10,000 किलोमीटर, एक्सटीरियर कितनी तरीके से हेल्ड अप हुआ, कहीं पे कोई स्क्रैचेस आए कि नहीं आए, ये सब वाली बात, पेंट की क्वालिटी कैसी रही, इंजन की परफॉर्मेंस कैसी रही अभी तक, और फिर मैं इस गाड़ी को कहाँ पे ड्राइव करते हुए ले गया और उन एरियाज़ में मेरा इन गाड़ी को चलाने का क्या रिज़ल्ट रहा, मतलब कैसा लगा मुझे इस गाड़ी को चलाने के बाद। तो विद ऑल दैट बीइंग सेड चलिए शुरू करते हैं रिव्यू पे। एंड जस्ट एज ऑलवेज़ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो, कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते ही हैं थ्रू आउट द वीडियो, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा ही। तो चलिए लेट्स बिगिन। अब बात करते हैं 10,000 किलोमीटर्स के बाद गाड़ी के इंजन परफॉर्मेंस की। हाँ, तो सबसे पहले तो यही बता देता हूँ मैं दर्शकों को कि कौन सा इसमें इंजन यूज़ हुआ है। जैसे कि सबको पता होगा कि इग्निस में भी स्विफ्ट और बलिनो वाला जो 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है वही यूज़ हुआ है एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस इसकी बहुत पेपी है।
बिकॉज लेट मी टेल यू, पावर टू वेट रेशियो इग्निस का बलेनो से तो अच्छा है ही, साथ ही साथ जो स्विफ्ट हो गई उससे भी बहुत अच्छा है। और लाइक एक तरीके से अगर आप इस गाड़ी से ड्रैग रेस भी कोशिश करने की करते हो स्विफ्ट के अगेंस्ट, जो कि लाइक आई थिंक कि मारुति की सबसे ज़्यादा स्पोर्टी वाली गाड़ी है, तो लेट मी टेल यू, आप अगर लाइक ढंग से गियर शिफ्टिंग करना जानते हो तो आप आराम से जीत जाओगे। तो बेसिकली मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि गाड़ी पावर के मामले में सेम पावर बनाती है एज कम्पेयर टू स्विफ्ट एंड बलिनो, लेकिन सिंस ये गाड़ी थोड़ी सी हल्की है, सिंस इसका जो कर्ब वेट है वो उन दोनों गाड़ियों से थोड़ा सा हल्का है, तो उसकी कंपैरिजन में ये गाड़ी और भी ज़्यादा पेपी लगती है। नाउ अगर ये पेपी लगती है तो मतलब एक तरीके से लो एंड भी लगती होगी, तो हाँ, जितनी भी इसकी पावर है वो मैं ये बता सकता हूँ आपको कि लो एंड और मिड एंड में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। जैसे कि आप इस चीज़ का एग्जांपल आप बाइक से समझो, जैसे कि जिन भी लोगों ने पल्सर चलाई होगी उनको पता होगा कि लाइक पल्सर की जो जितनी भी पावर है वो मोस्टली टॉप एंड और मिड एंड में है, ठीक है। लेकिन जिन भी लोगों ने अपाचे चलाई है उनको पता है कि गाड़ी बस एकदम लाइक क्लच छोड़ते ही भागती है, तो वही वाला हिसाब इसमें भी है मारुति में। इसका इंजन आप ये समझ सकते हो कि अपाचे जैसा ही इंजन मैप इसका बनेगा अगर आप इसको चार्ट आउट करने की कोशिश करो तो। लो एंड में इतना ज़्यादा इसके पास करंट है कि अगर मैं पूरी गाड़ी भरे भी हुए हूँ, पीछे से किसी को टो भी कर रहा हूँ, तब भी मेरी गाड़ी बिल्कुल भी लाइक ग्रिप लूज नहीं करती है। एंड सेकेंडली सबसे अच्छी बात ये है कि भले ही ये गाड़ी थोड़ी सी हल्की भी हो गई हो, इसमें मारुति ने हार्ड स्प्रिंग्स प्रोवाइड किए हैं। उससे ये हो जाता है कि गाड़ी की ग्रिप थ्रू आउट द प्रोसेस बहुत सही हो जाती है। एंड हार्ड स्प्रिंग्स के बारे में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, वो ये है कि लोगों को लगता होगा कि अगर हार्ड स्प्रिंग है तो एक तरीके से ग्रिप कहाँ से अच्छी हो रही है। ग्रिप इसलिए अच्छी हो रही है बिकॉज जैसे ही आप गाड़ी को चलाना शुरू करते हो वो स्प्रिंग्स दबती हैं और फिर वो दब ही जाती है एक तरीके से, तो उसका ये फायदा हो जाता है कि गाड़ी चिपक जाती है और ज़्यादा, जो कि इस गाड़ी के केस में तो खैर इम्पोर्टेंट रहा ही, मतलब होना ही चाहिए था। बिकॉज जैसा कि आप देख सकते हो कि सराउंडिंग व्यू हम लोगों को किस तरीके का मिल रहा है, हम लोग ऊपर बैठे हैं काफ़ी एज कम्पेयर टू स्विफ्ट या बलिनो में तो आप एकदम लाइक नीचे की तरफ बैठे होते हो बहुत आराम से, एकदम एक तरीके से लेटने वाली पोजीशन कह लो इसके कंपैरिजन में। तो काफी ड्राइवर्स को रहता है कि उनको बोनेट व्यू काफी ज्यादा मस्ट हैव रहता है कि भाई बोनेट व्यू मिलना चाहिए ड्राइव करते में, ताकि अच्छे से जज कर पाए हम लोग अपने स्टीयरिंग गाड़ी घुस रही है, कहाँ से गाड़ी निकल रही है, तो कितना रोटेट करना है स्टीयरिंग, या फिर जज करना बेटर रहता है उनको। तो वो चीज यहाँ पे पूरी की पूरी सफाइज होती है, क्योंकि इसकी जो राइडिंग हाइट है वो काफी ज्यादा ऊंची है ही, आराम से ऊंची है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब क्या बोलते हैं कि इसमें सीट हाइट की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज भले ही ये गाड़ी थोड़ी सी ऊंची है, हल्का सा आपको माइक्रो एसयूवी वाला फील मिल जाएगा, लेकिन अभी भी मैं ये चाहूंगा कि काश इसमें एक हाइट एडजस्ट वाली सीट होती, बिकॉज मैं बोनट ऑलमोस्ट जस्ट देख सकता हूँ, मुझे यहाँ से ऑलमोस्ट बोनट दिख रहा है, काफी अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, लेकिन मैं बस थोड़ा सा मुझे और देखने को मिल जाता है, तो लाइक वही है, इसमें प्रॉपर आपको एक वेन्यू जैसा थोड़ा एक फील आ जाता है, वो भी काफी वाले बजट में, विच इज लाइक वन ऑफ द रीजंस व्हाई, जिसकी वजह से Hyundai भी अपनी एक AX1 या A1X करके एक माइक्रो एसयूवी और निकाल रही है इग्निस के कंपटीशन। उसका मैंने वीडियो डाला था अपने दूसरे वाले चैनल पे, उसका लिंक नीचे होगा, आप चाहो तो उस पे सब्सक्राइब कर लेना। 2021 में काफी ज्यादा हॉट होने वाला है अपना माइक्रो एसयूवी सेगमेंट और अपना कंटेंट भी, दोनों और रोडर पे काफी अच्छे वीडियोस आने वाले हैं हमारे तरफ। सही बात है। जितनी ज्यादा अच्छी गाड़ियां लॉन्च होगी उतना ज्यादा आपको भी अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। हाँ, ऑब्वियस बात है। और लाइक कोशिश हम लोगों की यही रहेगी कि जितना हो सके पॉसिबल उतना खुद ओनरशिप वाले ही रिव्यू लेके आए और ओनर से ही लाइक गाड़ियां लेके आए, जहां तक कोशिश रहेगी। बिकॉज अगर लाइक किसी PR एजेंसी वगैरह से कांटेक्ट करके वहां से हम लोग गाड़ियां मंगवाने की कोशिश करते हैं, देन कहीं ना कहीं हम लोगों का बायस हो ही जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हो ही जाएगा। बिकॉज हम लोग उसमें हमेशा फिर उसी चीज के चक्कर में लगे रहेंगे, यार सेकंड टाइम में गाड़ी देगा कि नहीं देगा, इसको लाइक थोड़ा सा अच्छा रिव्यू करके दे वगैरह वगैरह। यहाँ पे तो अपनी गाड़ी खुल के एकदम बुराइयां कर सकते हैं तो वो
इंजन परफॉर्मेंस की बात कर रहा था मैं कि लाइक इसके लो और मिड रेंज में बहुत ही ज्यादा टॉर्क है, विच इज अगेन लाइक वही डेली ड्राइविंग के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हाईवे पे आई स्टिल फील लाइक कि थोड़ा सा आउट ऑफ ब्रेथ हो जाती है गाड़ी। जैसे ही आप 120 क्रॉस करोगे, जो कि आई थिंक लाइक कुछ ज्यादा ही हो गया, बट स्टिल फॉर एन एग्जांपल आप 120 क्रॉस करोगे तो जो आपका एक्सेलरेटर का जो वो है पोजीशन, आप बस दबा के एकदम छोड़ दो क्योंकि उसके बाद फिर गाड़ी क्लाइंब करेगी बस धीमे धीमे। ऐसा नहीं है कि उसके बाद एकदम लीनियर एक्सेलरेशन है, जो ग्राफ की लाइन होगी उसके बाद एकदम बस ऐसे हल्की फुल्की ऊपर आगे चलती रहती है। तो वो है जो मैक्सिमम मैं इस गाड़ी को लेके जा चुका हूँ, वो मैं जा चुका हूँ 160 या 170। एक सेकंड धूप आ रही है, हाँ, लेकिन उससे ज्यादा फिर मैं इसको लेके भी नहीं गया, बिकॉज फिर वही है कि क्या मतलब इंडिया में उससे तेज चलाने का, तो वो वाली बात है। एंड रिफाइनमेंट की बात कर लेता हूँ मैं, तो जैसी मेरी गाड़ी आई थी शुरुआत में लेके अभी तक, तो मेरा रिफाइनमेंट लेवल अभी तक उतना ही है होगी, लेकिन ओवरऑल मैंने किसी और बंदे को भी चला के इससे बोला है, मेरे भाई ने बहुत सारी ये गाड़ी चलाई है, तो उसने यही बोला है कि नहीं अभी भी इसकी रिफाइनमेंट उतनी ही है। शायद मैं उस पुरानी वाली रिफाइनमेंट को कैलिब्रेट नहीं कर पा रहा दिमाग में, बट ओवरऑल जिससे भी मैंने चलवाई है गाड़ी, उसने यही बोला है कि बहुत रिफाइंड है। और आज भी मैं अगर लाइक किसी स्टॉप पे खड़ा हूँ, लाइक किसी रेड लाइट स्टॉप पे, और लाइक काफी देर तक खड़ा हूँ, इंजन चालू है, तो मैं दोबारा से ही फिर इंजन घुमाने पे ही एकदम पहुंच जाता हूँ, बिकॉज मुझे लगता होता है कि अभी भी गाड़ी बंद है। तो लाइक इस लेवल का रिफाइनमेंट अभी भी इस गाड़ी में आपको आराम से मिल सकता है, जो कि लाइक वही बहुत ही सही बात है। इंजन की बात चल रही है तो फिर मैं ये बता देता हूँ कि सर्विसिंग वगैरह कैसी रही इस गाड़ी की, और सर्विसिंग से कितना लाइक फर्क आया और कितना एक तरीके से इंजन खुला आया, मतलब परफॉर्मेंस कितनी और इसकी चेंज हुई। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ हुआ है कि लाइक इंजन की परफॉर्मेंस कुछ चेंज हुई हो किसी सर्विस के बाद, जो भी सर्विस हुई थी बहुत ही लाइक आराम से हुई थी, बहुत ही प्यार से हुई थी। एंड मैं तो यहाँ तक बोलूंगा कि जब तक ये गाड़ी 8000 या 8500 किलोमीटर तक चली थी, ठीक है, वहां तक तो मुझे ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा था कि इसको कुछ और सर्विसिंग की जरूरत है, जो कि लाइक 10,000 किलोमीटर पे होती है। लेकिन फिर भी जो सर्विस करवानी थी वो तो क्या करवाई मैंने, एंड उसके बाद भी लाइक गाड़ी एकदम नॉर्मली अपने उस पर चल रही है। तो आई वुड जस्ट से कि लाइक इन सब चीजों से ही पता लगता है कि एक रिलायबिलिटी क्या है उस मशीन की जिसको आप ड्राइव कर रहे हो। कि मतलब मैं इस गाड़ी को जितना मैं रगड़ सकता था 10,000 किलोमीटर में मैंने रगड़ा है। इवन जब मैं मसूरी लेके गया था इस गाड़ी को, तो मैंने पूरी चढ़ाई सेकंड गियर पे ही करी है। लाइक कुछ लोग बोलेंगे कि वो कोई बहुत ऊंचा पहाड़ नहीं है, काफी सारे फ्लैट सर्विसेज हैं, लेकिन बट अगेन दैट ब्रिंग्स मी टू माय पॉइंट कि उस समय गाड़ी भरी भी हुई थी। एंड अगर आप नॉर्मल सड़क पे भी आप 20 की 40 या 50 की स्पीड पर सेकंड गियर पे लेके गाड़ी को जा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ ना कुछ तो गर्म तो हो ही जाएगा। हाँ, जो इंजन का लोड है, लोड परफॉर्मेंस है, वो आपको 30 डिग्री से ऊपर की इंक्लाइन पे दिख ही जाएगा। वो तो है ही। फिर बात वो नहीं रह जाती कि इंक्लाइन कितना स्टीप है या फुर्क क्या है। हाँ। अगर गाड़ी आपकी परफॉर्म करना मतलब नहीं कर पा रही है, तो 30 डिग्री से ऊपर कोई भी इंक्लाइन है, तो वहाँ पे आपको इंजन खुद ही पता चल जाएगा कि भाई ये इंजन अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। हाँ। और लाइक इस इंजन की सबसे खास बात यही है कि ये फुल पावर पे नहीं चल रहा है। जैसे कि अगर जैसे आप ले लो कोई रेनॉल्ट ले लो आप, ठीक है, रेनॉल्ट ले लो, रेनॉल्ट की ट्राइबर में, ठीक है, उसमें कितना 3 सिलेंडर का इंजन आता है 1 लीटर का, ठीक है। अब चलो 1 लीटर भूल जाओ, आप सिलेंडर की ही बात कर लो। सबसे पहली बात तो उसमें आपको ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलेंगे जो कि इग्निस में है, जैसे कि बहुत ही लाइक बढ़िया लो एंड टॉर्क और बहुत ही पंची मिड रेंज, ठीक है, वो तो आप भूल ही जाओ। नेक्स्ट चीज, वो इंजन शायद क्विड में भी सेम ही इंजन यूज होता है, सेम इंजन है क्विड में, लेकिन वो ड्राइवर में ज्यादा पावर बनाता है, एक तरीके से ज्यादा उसको रीमैप करके इंजन को उसमें डाला गया उस वाली गाड़ी में। और तो और उन लोगों ने अभी काइगर में भी बेस वेरिएंट में सेम इंजन दे दिया। हाँ, तो लाइक प्रॉब्लम ये हो जाती है ऐसे इंजन की कि अगर आप किसी मशीन भी लाइक ऐसी है कि अगर आप उसको प्रॉपर उसकी 90-95% यूटिलाइजेशन फुल टाइम हमेशा चलाते हुए करते रहोगे, तो वो बहुत जल्दी एक तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगी, उसमें ज्यादा जल्दी उसमें डिफेक्ट्स आने लग जाएंगे। तो इसी की वजह से मैं एटलीस्ट रिलायबिलिटी और लॉन्ग टर्म यूसेज के मामले में इस इंजन को मैं यही बोलूंगा कि 1.2 लीटर 4 सिलेंडर ठीक ठाक पावर बना रहा है, बहुत है मेरे लिए। बट प्रॉब्लम मतलब द मेन थिंग इज जस्ट दिस कि लाइक ये लो एंड मिड रेंज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, जो कि लाइक 90% ऑफ ड्राइविंग होती ही है तो वो है।
तो आई थिंक कि लाइक ये सर्विसिंग वाला पार्ट कंक्लूड कर देता है ये। हाँ, और कोई सवाल? ये है कि गाड़ी आपको चलाने में मजा कहाँ सबसे ज्यादा आता है, सिटी में हाँ। या फिर हाईवेज पे? मतलब जो इंजन परफॉर्मेंस बोल के आपको जो पेपी फीलिंग आती है इंजन से, हाँ उसका असली मजा अगर लेना है किसी को, हाँ, तो वो सिटी ड्राइविंग में ज्यादा अच्छे से मिलेगा उसको कि हाईवे ड्राइव पे? इसका आंसर मैं ऐसे देना चाहूंगा कि लाइक सिटी में तो आता ही है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हालांकि क्लच थोड़ा सा ज्यादा दबाना पड़ता है, वो तो खैर चलो मारुति वालों को आदत हो गई होगी जितना उन्हें। क्लच ज्यादा दबाने पे रेव नॉइज शुरू करता है इंजन, जैसे कंटिन्यूअसली अगर मान लो बार बार क्लच को एंगेज कर रहे हैं हम लोग ट्रैफिक में, कि बहुत ही ज्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, और हम लोग बार बार क्लच एंगेज करे जा रहे, जो कि काफी नॉर्मल सिनेरियो है काफी इंडियन सिटीज में। तो कभी ऐसा फील होता है कि इंजन रेव नॉइज देने लग गया है फर्स्ट सेकंड गेयर्स पे? उसमें प्रॉब्लम ये है इस गाड़ी में कि अगर वो रेव नॉइज देता भी है तो वो सुना ही नहीं देती। ये सबसे बेटर वो पता ही नहीं चलता है कि साला वो रेव नॉइज आ भी रही है कि नहीं, अबे चालू है क्या इंजन, साला में चाबी घुमा के देखनी पड़ती है, पता लगता है अबे चल रहा है यार। ये सबसे बेस्ट चीज है, ये चीज है इस गाड़ी में। तो मतलब इंसुलेशन भी उसके अंदर वाले एरिया में दिया रखा है बोनट के, तो बहुत ही सही है यार। मतलब इतना साइलेंट है कि पूछो नहीं, मतलब गाड़ी में जो भी आप गाना बजा रहे होगे वही आपको वही बाहर वाले को सुनाई देगा, इंजन तो कुछ नहीं सुनाई देगा, बस वही चीज तो ये है। और चलाने में कहाँ मजा आता है, मैं ये बोलूंगा कि जैसे कि इस तरीके की जो रोड हो गई, जैसे कि सामने दिखा दो आप, ये वाली, ये मतलब नॉर्मल सिटी जो रोड हो गई, ये तो वो वाली रोड है। सेकेंडली जहाँ इसको चलाने में मजा आता है वो है क्या बोलते हैं, स्टेट हाईवे, ठीक है। स्टेट हाईवे जो होते हैं वहाँ पे इसको चलाने में काफी मजा आता है, जहाँ पे काफी कर्वी वाली रोड होती है वहाँ पे, और गंदे वाले स्पीड ब्रेकर भी होते हैं। हाँ, गंदे वाले स्पीड ब्रेकर भी होते हैं, वहाँ पे भी बहुत मजा आ जाता है। और एक्सप्रेस वे पे लाइक ठीक है मजा आता है, लेकिन लाइक मेनली उसमें मुझे इतना मजा नहीं आता है बिकॉज उसमें कोई ऐसी घुमावदार इतनी रोड नहीं होती है जो कि लाइक एंगेजिंग ड्राइव नहीं होती है, एंगेजिंग ड्राइव नहीं होती है उसमें। ये एक्सप्रेस वे पे ऐसे लेजी ड्राइव्स है, वो तो है। तो मोस्टली जितनी भी रोड है आपको उसमें चलाने में मजा ही आएगा, प्रोवाइडेड आप 110 या 120 के अंडर ही अपनी स्पीड रखना चाहते हैं। तो उसके ऊपर मतलब अगर आपको वही यमुना एक्सप्रेस वे पे चलते हुए फॉर्च्यूनर दिख गई, ठीक है, आप उससे रेस करना चाह रहे हो कि हाँ भाई आज दिखाता हूँ तुझे मारुति की पावर, तो नहीं, वो नहीं हो पाएगा। वो वाले उस चीज के लिए आपको पहले ही थोड़ा आराम से बैठना पड़ेगा। तो ये है नहीं, पर मैंने देखा एक्सप्रेस वे पे विटारा ब्रेजा काफी टक्कर देती है फॉर्च्यूनर। विटारा ब्रेजा दे देगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पेट्रोल वाली ही दे पाएगी, वो नहीं दे पाएगी पेट्रोल ही, क्योंकि उसका डीजल शायद 1.3 आता है ना, वो केवल 70 ब्रेक हॉर्स पावर ही बनाता है, वो तो घंटा कुछ कर पाएगा। बाकी मैं ये बोलना चाहूंगा इसकी हैंडलिंग के बारे में, कुछ चीजें बोलना चाहूंगा। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे कि लाइक इसका स्टीयरिंग जो है वो रिटर्न देता है, ठीक है। एंड रिटर्न इसका इसीलिए ही दे पाता है ये कि जब आप गाड़ी घुमा रहे हो और लाइक एक्सेलरेटर भी दे रहे हो। ऐसा नहीं कि अगर आपने स्टीयरिंग घुमाया और फिर गाड़ी घुमा के लाइक स्टॉप कर दी तो ये रिटर्न नहीं देगा, आपको गाड़ी घुमाते हुए स्टीयरिंग लाइक एक्सेलरेटर भी देना पड़ेगा, तब ये जाके आपका रिटर्न देता है, ठीक है। ये तो चलो हो गई बात। सेकंड चीज, जब मैं इसको किसी भी लाइक घुमावदार रास्ते पे लेके जाता हूँ, देन जो इसकी स्टीयरिंग का जो प्ले है लाइक वो इतना सही है कि किसी भी आप पहाड़ वाले एरिया में इस पर्टिकुलर लाइक इग्निस को अगर आप लेके जा रहे हैं और वहां पे जितने भी घुमावदार रास्ते हैं वहां पे आप ड्राइव कर रहे हैं इसको, लेट मी टेल यू इतनी एंगेजिंग ड्राइव होने वाली है आपको, मतलब आपको मिलने वाली है। आप बोलोगे सही है यार, सीरियसली बहुत बढ़िया। आप कमेंट सेक्शन में लोग बोलेंगे कि भाई तुम तो बस केवल मारुति की तारीफ करते रहते हो, तुमने भी ना वोल्क्सवैगन पोलो चलाई है ना तुमने अभी फोर्ड फ्रीस्टाइल चलाई है, तो भाई मैंने मारुति की तारीफ कर दी, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो गाड़ी ऑटोमेटिकली बेकार हो गई। यार जब मैं उसको चलाऊंगा तब मैं उसकी तारीफ कर दूंगा। अब मैं कोई दूसरा लाइक और कोई ऑनलाइन रिव्यूअर तो हूँ नहीं जो कि मैं गाड़ी को 10 किलोमीटर चलाऊं और बोल दूं हाँ मैंने लॉन्ग टर्म रिव्यू कर दिया है गाड़ी का, तो वो वाली बात है। देख उसमें जो Volkswagen पोलो का जो इंडिया में फैन फॉलोइंग है, हाँ। वो मेरे को फैन फॉलोइंग कम क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि एप्पल की फैन फॉलोइंग, एप्पल फैन फॉलोइंग है। मतलब नो डाउट वो एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, पर एट द एंड ऑफ द डे अगर आप उसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बोलो और सिर्फ ये बोलो कि मतलब आप कितना पैसा उसके लिए दे रहे हो, उसके रिटर्न में आपको वो उतनी इंगेजिंग ड्राइव दे रहा है, तो ऐसा कुछ आपको मतलब
जैसे जिस तरीके से उसका प्रोजेक्ट करते हैं कि डे एंड नाइट का डिफरेंस तो नहीं है। मतलब हाँ, ये आपको 20% बेटर या 15% बेटर ड्राइव मिलेगी आपको कंपेयर टू मारुति। पर 15% बेटर ड्राइव के लिए आप 50% या 60% ज्यादा पे करो, मतलब लगता है सेंस बनता है? नहीं, मेरे हिसाब से तो खैर सिर्फ 15%। मैं एक्चुअल फिगर बता रहा हूँ। इवन स्टिल नहीं, मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनता, बट स्टिल आई वुड लाइक टू पर शौक बड़ी चीज है। रिजर्व माय जजमेंट की, ठीक है। आई एम वेरी ओपन माइंडेड। शौक बड़ी चीज है। हाँ, मैं तब भी एकदम अपना जजमेंट रिजर्व करना चाहूंगा जब तक मैं उन गाड़ियों को चलाना। एंड ओनर रिव्यूज लाइक वही, क्योंकि जो एक सच्चाई बता सकता है ना, वो आपको ओनर ही बता सकता है। अगर कोई गाड़ी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है लेकिन मात्र 5000 किलोमीटर चलने के बाद उसमें प्रॉब्लम आ जा रही है, ठीक है, उसका क्लच घिस जा रहा है, तो फिर मतलब वो ओनर ही बताएगा। तो है 10 किलोमीटर चला। मेरी दीदी ओन करती है पोलो, मैंने चलाई करीबन 150-200 किलोमीटर। तो मतलब ठीक है, पावर डिलीवरी बहुत लीनियर है उसकी, जो कि इकलौती ऐसी चीज है जिसमें लोगों को मजा आता है उसमें, कि पावर की डिलीवरी बहुत लीनियर है और फर्स्ट गियर से लेकर 5th गियर तक आपकी काफी ज्यादा स्मूथली खींचती हुई चली जाती है वो। बाकी उसका जो स्टीयरिंग रिटर्न वगैरह है और जो हैंडलिंग है वो भी नो डाउट काफी बेटर है, क्योंकि ऑब्वियसली जर्मन इंजीनियर्ड कार है वो। पर भाई जो सस्पेंशन इतने खराब है उसके इतने झटके। हाँ, तो which brings me to like इसके भी सस्पेंशन कैसे हैं। तो इस गाड़ी के सस्पेंशन जब मैंने लिया था तो बहुत लाइक एक तरीके से टाइट थे, ठीक है, लाइक इतने टाइट थे कि मतलब स्पीड ब्रेकर आ रहा था तो लाइक हम लोग उछल ही जाते थे एक तरीके से। लेकिन फिर बाद में पता चला कि शोरूम वालों ने लाइक हवा इसकी 40-45 करके दे रखी थी, ठीक है। तो फिर जब हवा इसकी निकलवाने गए और फिर उसके बाद थोड़ा सा कम करवाया। अभी कितनी है हवा? अभी 32-35 रहती है। 30 गर्मी के हिसाब से ठीक है 35। हाँ, वो तो लाइक पंचर वाला तो ये बोला था कि आप भाई 28-29 लेके चलो, क्योंकि गर्मी में अपने आप एक्सपेंड कर जाएगा। तो ये तो ठीक है, मैंने तो उतना करवाया था एक बार हवा सेटिंग, उसके बाद से तो कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं। एंड तब से लेके अब तक जो टायर की वजह से लाइक हवा कम करने की वजह से जो सॉफ्टनेस आनी थी वो भी आ गई है। एंड ओवर द कोर्स ऑफ 10,000 किलोमीटर मैं ये भी बोलूंगा जो इसके सस्पेंशन की जो स्टिफनेस भी जो थी वो हल्की सी गायब हो गई है। अब या तो वो मेरा वेट बढ़ गया इसलिए गायब हो गई है, या वो अपने आप मतलब उसमें स्टिफनेस है बेसिकली, वो रिकॉइल जो है वो हल्का सा सॉफ्ट पड़ गया बेसिकली, आप ये कह सकते हो। कोई स्टीयरिंग की हम लोग बात कर रहे हैं तो कोई भी अलाइनमेंट इश्यूज अभी तक 10,000 किलोमीटर के? नहीं, अलाइनमेंट इश्यूज कोई भी नहीं है। जब लाइक नहीं, शायद हुए थे एक बारी, नो नहीं हुए थे। आई मीन जब सर्विसिंग कराने गए थे थर्ड वाली, तब इसका जो था वो अलाइनमेंट करवाया था, ठीक है। तो आई थिंक बस उतना ही लाइक इशू था। बाकी एज ए डे टू डे ड्राइविंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो बहुत ज्यादा इंटरफियर करने वाली कोई चीज हो गई। क्योंकि मेरा 3 डिग्री बिगड़ गया था 10,000 किलोमीटर के बाद में। अच्छा, अभी भी बिगड़ा ही हुआ है। तो वो शोरूम वालों ने सही नहीं किया? नहीं, वो करेंगे, अभी सर्विस डाली नहीं है। तो 3 डिग्री का डिफ्लेक्शन है, वो मे भी इतना मैंने ठोक के चलाई है गाड़ी। हाँ, तब तो फिर स्पीड ब्रेकर आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बाकी इसका मैंने जब ये स्टीयरिंग कवर चढ़ाया था तब लाइक इसका एक स्टीयरिंग निकलवाया भी था मैंने, ठीक है, ये पूरा चढ़वाने के लिए। हालांकि लोग मना करते हैं कि ऐसी स्टीयरिंग नहीं लगवाना चाहिए बिकॉज कुछ ना कुछ स्टीयरिंग का इशू या अलाइनमेंट का इशू हो सकता है। लेकिन जो बंदे से जो मैंने लगवाया था ही वॉज वेरी प्रोफेशनल, उसने अपनी तरफ से ही बोल के रखा था कि नहीं आपको एकदम प्रॉपरली करके देंगे, आप उससे टेंशन ना लीजिए। तो हाँ, आई थिंक कि वहाँ पे मुझे फिर उस चीज़ से कोई भी टेंशन हुई नहीं थी। तो ये और सिंस लाइक हाईवे पे ही हम लोग चल रहे हैं तो हाईवे की मैं ये बता देता हूँ कि गाड़ी आपकी बहुत चिपक के चलती है। एंड जो यूजुअली मारुति के स्टीयरिंग में जो डेडनेस सी जो होती है ना लाइक लो स्पीड पे, वो हाईवे पे थोड़ी सी गायब हो जाती है। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि मैं चल रहा हूँ, मैं स्टीयरिंग को इतना भी घुमा रहा हूँ तब भी गाड़ी में कोई ऐसा फंक्शनल मूवमेंट नहीं आ रहा, ठीक है। अननेचुरल वॉबल नहीं है कोई। हाँ, अननेचुरल वॉबल नहीं है। तो ये है स्टीयरिंग इसका लाइक नूब्स को ध्यान में रख के ही बनाया गया है कि मेरे जैसे नूब्स भी उस लाइक गाड़ी को चला ले और लाइक ठोके ना। तो ये बेसिकली पावरफुल इंजन है, पावरफुल मतलब वही है रिलेटिवली पावरफुल, पंची आप बोल सकते हो उसको। और जो स्टीयरिंग है वो ऐसा है कि लाइक आपको मारेगा नहीं है, कि अगर आप गलती से आपने बहुत ज्यादा एकदम से टर्न ले लिया तो आपकी गाड़ी पलट ही गई या एकदम किनारे चली गई, उस हिसाब का नहीं है।
तो आई थिंक कि ठीक है, जिस हिसाब से जो उसकी टारगेट डेमोग्राफिक है उसके हिसाब से आई डोंट थिंक कि मुझे स्टीयरिंग में कोई ऐसी कंप्लेन आई है। हालांकि हाँ, ये स्लो स्पीड पे ये हल्का सा भारी है, आपको थोड़ी बहुत ऐसी फीलिंग आ जाएगी कि हाँ भाई ये पावर स्टीयरिंग है भी कि नहीं, लेकिन जैसे ही गाड़ी चलने लग जाती है आई थिंक ये ईजियर है। और मेरे मुझे ऑब्वियस सी बात है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं होती है घुमाने फिराने में, मैं वैसे ही ज़्यादा ताकत लगा के हमेशा घुमाता हूँ। इससे पहले मैं एस्टिलो चलाया करता था, उसमें तो उस पावर स्टीयरिंग का नामो निशान भी नहीं था, तो मुझे उसकी हल्की सी थोड़ी आदत लगी हुई है। एंड सिंस धूप भी इतनी आ रही गाड़ी में, तो एसी की परफॉर्मेंस का भी बता देते हैं। आयुष भाई आप बताओ, आप बैठे हो, आपको कितनी गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है? मेरे को तो ऐसा सच कोई मेजर नहीं लग रहा कि एसी के परफॉर्मेंस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज है। हाँ, और ये 10,000 किलोमीटर पे भी अभी भी एकदम एसी वैसे ही ठंडा कर रहा है जैसे कि शुरुआत में करता था। और अभी तब से लेके अभी तक गाड़ी में कोई भी ऐसा मेजर इशू नहीं आया। बस एक बार आया था जब गाड़ी मैंने खुद ही कहीं पे ठोक से दी थी, तो उसका हॉर्न बजना बंद हो गया था। तो वो मैं कहाँ पे ठोकी थी? ठोकी नहीं थी, वो तो खुली हुई नाली थी, ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि उस नाली से निकल जाएगी, लेकिन एक पहिया उसका नाली में फंसा रहेगा। अरे फिर उसके बाद जल्दी से मैंने पीछे खींच के निकाली, तो नीचे स्क्रैच भी पड़ गए और 2-3 कुछ प्लास्टिक वगैरह थे, तो वो भी हट गए। तो उसी में फिर इसका हॉर्न भी एकदम अजीब सा मरा सा साउंड करने लग गया था। तो वो है मोस्टली एसी की जो सेटिंग है वो मैं 2 पे ही रखता हूँ, एंड जो टेम्परेचर है वो वेरी कूल ही रहता है। एंड अकेले अगर आप चला रहे हो तो 1 सेटिंग भी बहुत है इसके लिए, लेकिन 2 सेटिंग में बहुत हो जाता है ये 2 लोगों के लिए। अगर आपके पास पीछे भी लोग बैठे हो तो आप थोड़ी देर के लिए नंबर 3 वाली फैन सेटिंग पे चला सकते हो, एंड थोड़ी देर बाद फिर दोबारा से आप नंबर 2 पे कर लो, कोई ऐसी परेशानी नहीं। चलो, ये सब तो खैर हो गई इंजन हैंडलिंग और इन सब की बात। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो इसमें से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इंजन और उससे रिलेटेड कोई भी ऐसी क्वेरी होगी तो उसको बता दूंगा दोबारा से। हाँ, तो भाइयों इंजन परफॉर्मेंस की बात हो गई, तो अभी इसकी बात कर लेते हैं एक्सटीरियर की, कि गाड़ी का एक्सटीरियर 10,000 किलोमीटर बाद कैसा हेल्ड अप हुआ है। कहीं पे कोई नॉइज़ की आवाज़ या कहीं पे कोई फालतू की शोर शराबे वाली आवाज़, कोई पैनल ढीला हुआ कि नहीं हुआ, उन सब चीज़ों को मैं इस वाले सेक्शन में कवर कर दूंगा। तो ये तो खैर सबको पता ही होगा कि मारुति का किस तरीके का प्लास्टिक है, आप दबाओगे तो दब जाएगा इस तरीके से। तो ये है, हालांकि ये तो पेडेस्ट्रियन नॉर्म्स की वजह से है जो भी ये प्लास्टिक है। बाकी इसने मुझे कोई भी ऐसी ट्रबल नहीं दी है, एज इन के गाड़ी को काफ़ी रफ़ तरीके से चलाया गया है, बट स्टिल अभी तक गाड़ी के सारे पार्ट्स एकदम प्रॉपरली लगे हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि गाड़ी का पार्ट ढीला हो गया हो या कहीं से आवाज़ करता हो, तो एब्सोल्युटली नो इश्यूज़ देयर। बाकी जो नीचे इसकी ये जो पट्टी दी हुई है ब्लैक कलर की, ये वाली रूफ रेल्स भी काफ़ी अच्छे से हेल्ड अप है। हाँ, वो तो काफ़ी अच्छे से हेल्ड अप है। उस पर तो चढ़ के मैंने कई बार ऊपर से गाड़ी हिला सकते हैं, तब भी कोई फ्लेक्स नहीं है। उस पर चढ़ के ही देख लेते हैं। नहीं चढ़ना ठीक है, पूरा देखे गाड़ी में हिला सकता, पूरा गाड़ी हिल रही नहीं है। हाँ, तो ये अच्छी बात है। बाकी इसके टायर मुझे बहुत सही लगे गाड़ी के, इतना सही फील देते हैं ये रोड का। और 15 इंच के ये टायर हैं, एंड 175/65 R15। उसमें कितने के लगाए थे? नियोस में स्टॉक आते हैं 165/70 R14। हाँ, और उसको अपसाइज करके 185/65 R14 की है। अच्छा, इससे 10 mm ज़्यादा। 10 mm, ठीक है। 185 हो गया ना वो, ठीक है, सही है। एंड पता है इसका जो अलॉय व्हील वाला वर्जन होता है ना, उसमें भी सेम यही वाले ही टायर है, सेम प्रोफाइल के टायर है। तो मतलब अगर कोई अलॉय व्हील में अपग्रेड भी करना चाहता है तो उसको टायर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेम वाले टायर। ब्रिजस्टोन के टायर दिए इसमें, जो कि काफ़ी अच्छा रिप्यूटेबल ब्रांड है। हाँ, वो तो है। एंड ग्रिप के मामले में तो मुझे कोई भी कमी बिल्कुल लगी नहीं इसमें, भले ही मैं गाड़ी को कहीं पे भी चाहे चला के लेके गया हूँ। और सिंस इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैंने कई बार ऑफ रोडिंग वगैरह भी ट्राई करी है इससे गाड़ी से थोड़ी बहुत। तो ग्रिप गाड़ी में खूब है, कभी भी ऐसा कोई मोमेंट नहीं हुआ कि गाड़ी एकदम से फंस गई हो। हाँ, व्हील स्पिन 2-3 बार फिर मुझे करना पड़ा था और बहुत स्लो तरीके से निकालनी पड़ी थी, बट ईजिली फिर गाड़ी निकल भी जा रही थी। ग्राउंड क्लियरेंस इसका जो 180 मिलीमीटर का है, बहुत
ज़्यादा मेरे यूज़ हुआ था। ग्राउंड क्लियरेंस कंबाइंड विद दिस, इसने बहुत सारे स्क्रैचेस बचाए हैं मेरे, बिकॉज कई बार ऐसे मोमेंट्स हुए थे कि ये वाला गाड़ी का जो टायर था ये एकदम नाली में चला गया था, और केवल इस वाले के ही भरोसे, इस प्लास्टिक के भरोसे ये पूरी गाड़ी अटकी हुई थी। वहीं अगर ये स्विफ्ट या वैगन आर कुछ और होती तो ये इसका नीचे वाला हिस्सा पूरा घिसना होता, बॉडी डेंट हो जाता है। ये घिसा हुआ भी है। ये देखो, ये सब इतने स्क्रैचेस ये सब आए तो हैं, ये हुआ है स्क्रैचेस, ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। तो स्क्रैच तो भाई भर भर के आए हैं, तो खूब अच्छी तरीके से बचाया भी गया। एंड पेंट क्वालिटी मैं बोलना चाहूँगा मारुति की एवरेज है, जैसे कि नियो से बताया था कि थोड़ी सी पतली है ना, पतली है वो, कोई खास अच्छी नहीं है पेंट। कोई खास अच्छी नहीं, लेकिन इसमें मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक है। हालांकि ये जो प्लास्टिक वाले एरिया पे जो पेंट है और जो बॉडी पे पेंट है यहाँ पे ऊपर की तरफ, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। जैसे कि इसमें कई सारे स्क्रैचेस आ गए हैं थोड़े बहुत, लेकिन अगर ऊपर की तरफ देखो तो यहाँ पे किसी भी एरिया में कोई स्क्रैच नहीं आया है, बहुत ही क्लीन है गाड़ी। हाँ, ऐसे बैठते गाड़ी, हालांकि अभी तो गाड़ी थोड़ा वैसे नीचे झुकी हुई है, वैसे बैठने में मुझे कोई सर झुका के नहीं बैठना पड़ता, ये ऊंची है आराम से, इतना मेरे पास जगह है और इतनी मेरे पास आगे की तरफ जगह है, तो जगह बहुत है गाड़ी में, कोई ऐसे परेशानी। ये वाली सीट मेरी हाइट से एडजस्टेड थी, ठीक है, ये आपकी वाली हाइट से एडजस्टेड है, तो इधर पे भी मैं आ जाता हूँ बैठने के लिए कि इधर कितनी जगह बच रही है मेरे पास, तो इधर मेरे पास इतना जगह बच रही है, यहाँ पे भी इतनी जगह बच रही है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें ये मिड वेरिएंट में ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया हुआ है, कि आराम से आप ऐसे रख सकते हो या फिर एकदम उसको नीचे रख के एकदम ऐसे रख सकते हो। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है एडजस्टेबल हेडरेस्ट। लेकिन उन्होंने एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे दिया, उन्होंने एडजस्टेबल सीट हाइट नहीं दी, जबकि मैग्ना में आती है, नियोस में आती है, आई थिंक लाइक स्विफ्ट के भी वीएक्सआई मॉडल में आपको सीट एडजस्ट वाली हाइट मिल जाएगी, लेकिन इसमें नहीं है। तो मतलब कंपनी आपको एक फीचर अगर दे रही है ना, तो दूसरी जगह वो काट रही है तो करेगी। बाकी मैं ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी की बात कर लूँ कि इंटीरियर में किस तरीके की क्वालिटी है, तो मैं बोलूँगा एवरेज, कोई कुछ खास नहीं, कोई ऐसा नहीं कि मैं इसकी गुणगान करूँ जाके कहीं पे। बहुत सिंपल सा इंटीरियर है, और जो लाइक लोगों का थोड़ा बहुत कंसर्न रहता है कि लाइक वाइट इंटीरियर कहीं गंदा ना हो जाए या ऐसा कुछ ना प्रॉब्लम आ जाए फ्यूचर में, तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। मेरा जैसा मैंने इंटीरियर लिया था अभी तक वैसा ही बना हुआ है, ठीक है। मैं इसको साफ़ कर देता हूँ कॉलिन से, एंड दैट इज़ इनफ। आप हफ्ते में एक बार ही कॉलिन लगा दो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली इन द लॉन्ग रन। एंड मैं तो यही बोलूँगा कि जितना भी आपका ये बॉडी पैनल है, इनको बहुत आराम से ही लाइक हाथ रखिए, इस पर बहुत कस के हाथ तक घुमाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज वही है पिचकने का थोड़ा बहुत या क्रैक होने का थोड़ा। प्लास्टिक पैनल्स पे कोई स्क्रैचेस वगैरह अभी तक नहीं, स्क्रैचेस तो कुछ नहीं आया, फिनिश अच्छी है, फिनिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत स्क्रैच वगैरह ये झेल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि पनिशमेंट भी झेलना, बात ये है, तो वो चीज़ है। बाकी ये मैंने सीट कवर लगवाए थे जो कि लाइक मुझे पड़े थे अराउंड 6,500-7,000 के, तो ये मेरे लाइक काफ़ी काम आए हैं, बहुत अच्छी मुझे इनसे लाइक वो मिली है, सुविधा मिली है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आप मारुति में लाइक गाड़ी ले रहे हैं और सीट कवर लगवाना चाहते हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप किसी अच्छी जगह बाहर से ही लगवाइएगा, एंड जहाँ से मैंने लगवाया वहाँ पे भी जा सकते हैं, उसका मैं एड्रेस नीचे डाल दूँगा। वो काफ़ी सही थे, काफ़ी प्रोफेशनल काम किया भी उन्होंने, ये एकदम कस्टम मेड उन्होंने लगवाए हैं, और लाइक एकदम क्वालिटी एकदम अच्छे से दिखती है, सामने ही सब लगाया था, तो बहुत सही है। बाकी नीचे मैंने फ्लोरिंग करवाई थी, ये तो खैर उसके साथ ही आए थे शोरूम के साथ, ये मैंने फ्लोरिंग कराई थी यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इस फ्लोरिंग से ये फ़ायदा हो गया है कि मतलब कोई भी अगर मैं लिक्विड वगैरह गिरा देता हूँ तो सरफेस तक नहीं पहुँचता है, वो पूरे सरफेस में ही ये वाली चीज़ एकदम कवर्ड है। मुझे बस एक वैक्यूम क्लीनर लेके सफाई कर देनी है, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर मैं ये भी हटाना चाहूँ तो मैं ये भी हटा सकता हूँ, केवल फ्लोरिंग के सहारे ही मैं रख सकता हूँ। वो तो खैर मैंने एडिड प्रोटेक्शन के लिए इस चीज़ को लगाया रखा है। बाकी एक सेकेंड देना। बाकी आगे की तरफ जो इस गाड़ी का इंटीरियर है वो मुझे काफ़ी सही लगा। आई मीन थोड़ा अनकन्वेंशनल सा इंटीरियर है, जो कि लाइक वही है, बहुत अच्छी बात है, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। तो मारुति के सेगमेंट में, इस सेगमेंट में मैं यही बोलूँगा कि इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत सही है, बहुत सारे अच्छे एलिमेंट्स डालने की कोशिश करी है इन लोगों ने, एंड मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये डुअल लेवल शेल्फ है, ये काफ़ी ज़्यादा डुअल लेवल शेल्फ है ये थोड़ी सी चौड़ी कम है, लेकिन ठीक है, हाँ, क्योंकि वो वाला घुमा के मैंने रखा है। तो ये रहा इसका इंटीरियर का हाल। बाकी इसके इंटीरियर से भी रिलेटेड आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आप बताइएगा।
तो अच्छा, सीट आपके हिसाब से एडजस्टेड है ना? मेरे से ज्यादा ही है, ज़्यादा ही है तो मेरे को काफी दिखा दो ज्यादा कितनी जगह है। इतनी जगह है। मैं मतलब मेरी हाइट 6 फीट है, तो मेरे हिसाब से तो मेरे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल उसमें ही है। मैं अगर चाहूँ तो आगे अभी 3-4 इंच और आगे खिसका सकता हूँ। और मेरे लाइक उसी हिसाब से भी अगर मैं बताऊँ तो मेरे पास इतनी जगह अभी भी बच रही है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये इतना है मेरे पास। तो ये चलो, आई थिंक दैट कंक्लूड्स के लाइक कितनी यहाँ पे वो है इंटीरियर का, कैसा इसका रिव्यू है। आई वुड सजेस्ट कि इसका इंटीरियर गुड है, लाइक अबव एवरेज है, बढ़िया है। जो भी मैंने इसके थोड़े बहुत मार्क्स अगर काटे भी हैं तो इसकी प्लास्टिक क्वालिटी की वजह से ही काटे हैं, बट स्टिल उसमें अब मैं क्या ही कंप्लेन करूँ कि मैंने इतने ही पैसे दिए हैं तो इतना ही मिलेगा। तो ठीक है, ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है। इसका बूट दिखाना रह गया था, तो बूट और दिखा देता हूँ मैं कि इसके बूट में कितनी जगह है। तो 250 अराउंड 250 लीटर का इसका बूट है, 250 या 260 लीटर्स का। और कितनी जगह है इसमें वो मैं ऐसे दिखा देता हूँ, पकड़ो ज़रा, मैं बैठ के देखता हूँ कि मैं फिट आ पा रहा हूँ कि नहीं आ पा रहा हूँ। तो मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है। मैं इसमें मतलब मैं इसमें इतना तो आराम से बैठ के आ जा पा रहा हूँ। तो ये है, मतलब इतना है कि अगर आपको इस गाड़ी को एज अ ट्रैकिंग कार की तरह यूज़ करना है, पीछे बैठ के कोई कैमरा लेके बैठा है शूट करने के लिए, तो उसके लिए काफ़ी हो सकता है ये आराम से। और प्रैक्टिकलिटी के मतलब लिए ये गहरा बहुत है। प्रैक्टिकलिटी के लिए ये भी चीज़ दी गई है इन लोगों ने कि आपको अगर पुल करना है तो आप पुल करके नीचे ला सकते हैं, ये है। बाकी इस वाले मॉडल में कोई कैमरा वगैरह तो खैर नहीं आता है, लेकिन वही है, अगर फ्यूचर में इसमें लगवाता हूँ मैं तो आपको बता दूंगा कि उसकी भी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो वो है। बाकी स्पीकर टेस्ट करा देते हैं कि स्पीकर कैसे हैं गाड़ी के। चलो, और अभी हम लोग गाड़ी में हैं और आप चेक कर सकते हो कि गाड़ी में नॉइस लेवल कितना है, इंजन चल रहा है। और अगर मैं रेव भी करने की कोशिश करूं, ये इतना आपको नॉइज़ गाड़ी में सुनाई देती है। ठीक है, आई थिंक ये अंदाज़ा लग गया होगा। चलो, आई थिंक अब स्पीकर ऑन है तो स्पीकर का भी एक टेस्ट कर लेते हैं। ये स्टॉक स्पीकर हैं जो कि लग के आते हैं, कोई भी चेंज नहीं कराया मैंने। तो दिस इज़ हाउ दे साउंड। ये फुल वॉल्यूम चलो, आई थिंक लाइक अब पता लग गया होगा आप लोगों को कि कैसे साउंड करते हैं। हालांकि मैं कोई ऑडियो फाइल नहीं हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस चीज़ का कि मतलब क्या बहुत ही अच्छा साउंड है और क्या बहुत ही एकदम टीन क्वालिटी वाला साउंड है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को सुना दिया, आप इसलिए खुद भी जज कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं आगे, देखते हैं। तो अब मैं आप लोगों को ये दिखाने जा रहा हूँ कि इसके सस्पेंशन किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। मैं थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड लेके चलूँगा और जैसा कि आप देख सकते हो कि रोड हम लोग के आसपास एकदम ख़राब सी ही है। दिखा दो आप कि मारुति ने इसके सस्पेंशन किस तरीके से बनाई है बेसिकली। ठीक है, तो चलिए अभी आप ये देखिएगा, रोड ख़राब है, ठीक है, मैं आराम से जा रहा हूँ, देयर इज़ नो इश्यूज़। ठीक है, हाँ, उससे पता लग जाएगा कि कितनी ख़राब रोड है। ये हमारा लिक्विड हम रख देते हैं, उससे पता चलता रहेगा जितना ये लिक्विड छलकेगा। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? लेकिन बात मैं यही प्रूव करना चाह रहा हूँ कि अगर आप गड्ढों पे इस गाड़ी को लेके चलाने जा रहे हो तो कोई भी आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। लाइक आराम से ऐसा फील नहीं होगा कि कभी लग जाएगी नीचे। हाँ, ऐसा फील नहीं होगा। और लाइक ऐसा भी नहीं लग रहा है कि मतलब बहुत झटके लग रहा हो। एंड ये सबसे आयरॉनिक वाली बात है कि ये गाड़ी गड्ढों में आराम से चल जाएगी। एंड जब आप इसको प्रॉपर कंस्ट्रक्टेड स्पीड ब्रेकर पे लेके जाओगे तो वहां आपको लगेगा कि अरे यार बड़े झटके आ रहे हैं गाड़ी में, ये क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हिसाब मेरे भी समझ में नहीं आया मारुति ने ये कैसे किया है, बट यार इन्होंने किया तो है ही किसी तरीके से, जैसे कि आप खुद ही अपने सामने देख सकते हो।
तो यही इसके सस्पेंशन के बारे में बताने के लिए आखिरी चीज़ रह गई थी, एंड आई थिंक दैट्स अबाउट ऑल। चलो दोबारा से पेट्रोल भरा रहे हैं, 0 पे है सब कुछ। हाँ चलो शुरू कर दो। ऑटो कट पे ही है ना? चलो क्या कह रहे हैं? पहले से ठीक है। हाँ था भैया। अरे और मत डालो, बस हो गया। अरे बस यार, तुम यार कैलकुलेशन बिगाड़ रहे हो यार, तुम क्या कर रहे हैं? कितना डाला तुमने? और चलो सिंस पेट्रोल भर गया है, अब कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कितना माइलेज आया है। पहले वाला भी इसमें नोटेड तो था ही पुराने वाले वीडियो में कि कितना है उसमें। ये IQ मेरे को भी देना है यार, पबजी गेम प्ले देखना है मेरे को। हाँ, साला मैं मंगाऊंगा ये फोन यार, मेरे को सही लग रहा है। इतने कितने 30-35 हज़ार कुछ का है प्राइस इसका। हाँ तो ये लाइक किलोमीटर अभी इतने चली है और इतना इसमें वो है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि आपकी स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा इतना गाड़ी का माइलेज आया है। मतलब लोग जब भी अपनी गाड़ियाँ रिलीज़ करते हैं तो अपनी नई नई टैगलाइन देते हैं कि लाइक जैसे इसकी टैगलाइन है द अर्बन SUV, ठीक है, इग्निस की। तो आई थिंक कि वो बहुत अच्छे से जस्टिफाइड है। मैं कोई कॉर्पोरेट शिल नहीं बन रहा है यहाँ पे, लेकिन अगर मारुति अपनी इस गाड़ी को SUV बोलने की कोशिश कर रही है, अर्बन SUV बोलने की कोशिश कर रही है, और जैसे कि इसके कस्टमर्स इसको बोलते हैं एक माइक्रो SUV, तो ये एक सही मामले में है भी। ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस हो गया, ठीक है, बड़े टायर हो गए, ठीक है, ऊपर से जो सस्पेंशन की जो सेटिंग है, प्लस जिस तरीके की बॉडी की चैसी है, जो वेट भी है, पावर टू वेट रेशियो गाड़ी का, जो कि लाइक इसको बड़े बड़े गड्ढों से भी निकलने में बहुत हेल्प कर देता है। एंड लाइक लाइट वेट इसका इसलिए भी है ताकि गड्ढे में धंसे ना। इसकी टाइट स्प्रिंग्स इसलिए भी है ताकि मतलब वही है कि धंसे ना और आराम से निकल भी जाए। तो वो सारी चीज़ें कल्मिनेट होकर बहुत ऐसा प्रोडक्ट बनाती हैं जो कि आई थिंक कि लाइक बेचना बहुत मुश्किल है। लाइक वही अगर किसी ने इसको ओन कर लिया तो उसको रिप्लेस करना भी बहुत मुश्किल है, बिकॉज विद इन द मारुतिज लाइनअप आई थिंक कि जो इग्निस है ये केवल ऐसी गाड़ी है जो कि लोगों को मारुति की दूसरी गाड़ियों की तरफ वो करती है, पुश करती है। इग्निस इसलिए है ताकि लाइक आदमी इसको देख के ये सोचे यार मैं स्विफ्ट ले ले रहा, ठीक है। इग्निस इसलिए है कि लाइक अगर ये हल्की सी महंगी है वैगन आर से तो उसे लगता है यार मैं वैगन आर ही ले ले रहा, इतनी ज़्यादा तो वो बिकती है, ज़्यादा उसका सपोर्ट भी है और मतलब इतने सालों से चल रही तो वो भी है। तो इग्निस इज़ बेसिकली दैट कार, बट इन रियलिटी मारुति ने बहुत अच्छा जेम छुपा के रखा है अपने पास। एंड आई वुड रियली सजेस्ट कि अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं देन यू शुड रियली कंसिडर दिस। ये बहुत ही अनलाइक मारुति की गाड़ी है, एंड ये लाइक वही जिन्होंने मारुति की गाड़ियाँ ली हैं, जो कि मारुति के बारे में जानते हैं, वो इस स्टेटमेंट को समझ पाएंगे कि ये गाड़ी क्यों मारुति जैसी नहीं है। तो आई थिंक कि लाइक या दैट्स अबाउट इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो रिव्यू। आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो डू लेट मी नो, एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।